नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज मैं आपको गोचर के ऊपर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। गोचर को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे उससे फलित कर सकते हैं। ये जो कुछ सूत्र हैं ये वैदिक ज्योतिष में भी लगाए जाते हैं और नाड़ी ज्योतिष में भी लगाए जाते हैं। हालांकि नाड़ी ज्योतिष जो होती है उसमें थोड़ा सा ग्रहों के कारकत्वों को लेकर थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ये भी मैं आपको आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ नाड़ी ज्योतिष की भी जो है सूत्र वो भी बताऊंगा साथ साथ। लेकिन आज मैं आपको गोचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आइए गोचर के बारे में बात करते हैं। गोचर बहुत ही एक रोचक विषय है और जो लोग वैदिक ज्योतिष सीख रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी देवज्ञ से, बहुत ही गहरा विषय है गोचर का। और जितना इस पे बोला जाए उतना ही कम है, जितना इसके द्वारा फलित कर सकते हैं उतना ही कम है, क्योंकि बहुत सारे जो सूत्र हैं एक साथ काम करते हैं। बहुत सूत्रों को आपको एक साथ देखना पड़ता है। तो आइए पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि गोचर क्या नवांश पे लगाया जा सकता है या दशमांश में लगाया जा सकता है, किसी भी वर्ग चार्ट में लगाया जा सकता है। ये एक प्रश्न था जो मुझे बहुत ही एक आदरणीय व्यक्ति हैं महाराष्ट्र से उनका फ़ोन आया था। तो जी हाँ, बिल्कुल 101% आप गोचर नवांश पे भी लगा सकते हैं, गोचर दशमांश पे भी लगा सकते हैं। और जिस भी वर्ग कुंडली के बारे में आप फलित करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको किसी के संतान के बारे में कुछ फलित करना है, तो उसके लिए फिर D7 चार्ट जो होता है, सप्तांशा चार्ट जिसको कहा जाता है, जो बच्चों के लिए देखा जाता है, उसमें आपको दो चीज़ें देखनी है। गोचर कहाँ पे हो रहा है और उस कुंडली का यानी D7 चार्ट का लग्न भाव और पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी, इन सब को आपको देखना है कि अगर गोचर उनको प्रभावित कर रहा होगा शनिदेव गुरुदेव का या और किसी ग्रहों का, तो संतान से जो मिलता जुलता फलित आप लगन कुंडली में करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बैठता है दोस्तों। इसी तरह कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर दशमांश में भी आप गोचर लगा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको दो विधियां अलग अलग बता रहा हूं गोचर कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले एक साधारण सा नियम है, बहुत से लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं और गलती कर देते हैं। तो एक और मैं यहाँ पे आपको एक पहले कुछ बताना चाहता हूँ। 13 अप्रैल को बृहस्पति देव मीन राशि में आ गए, कुंभ राशि छोड़ दी उन्होंने। और उसी तरह शनिदेव भी अभी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए अपने मूल त्रिकोण राशि में। तो बहुत से लोगों का मुझको अभी भी जो है व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं कि 1 महीना बीतने को हो चुका है, बृहस्पति देव तो राशि चेंज कर चुके हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं दिख रहा है दोस्तों। बहुत सी YouTube वीडियोस पे बहुत बढ़ चढ़ के बताया जाता है कि बृहस्पति देव तो इस राशि वालों को माला माल कर देंगे, इस राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लेकिन ये आधी अधूरी बातें होती हैं दोस्तों। ये विस्तार में भी आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों गोचर जब बदल जाता है, एक ग्रह जब दूसरे ग्रह दूसरी राशि में आ जाते हैं, उसके बाद भी किसी तरह का प्रभाव जो आपके जीवन पे नहीं आता है, उसका एक कुछ कारण है दोस्तों। ये आने वाली वीडियोस में गोचर की वीडियोस अभी मैं और बनाऊंगा आपके साथ, उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये भी एक प्रश्न था किसी जातक का, उनका उत्तर जो है उनको मिल गया होगा। अब एक और प्रश्न था, वो भी मैं आज यहाँ पे उत्तर देने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि एक ग्रह एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। मान लीजिए शनिदेव की बात करते हैं तो 2.5 साल रहेंगे, गुरुदेव 1 साल रहेंगे, राहुदेव केतुदेव 18 महीने रहेंगे। तो क्या 18 महीने तक या 2.5 साल तक एक जैसा प्रभाव रहने वाला है? जी नहीं। इसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसमें कक्षाओं को देखा जाता है और कोई भी ग्रह जब एक
राशि में गोचर करता है तो वो 8 प्रकार के फल जो हैं आपको प्रदान कर सकता है दोस्तों। ये बहुत ही एक गहरी बात मैं आज यहाँ पे बता दी है आपको। 8 प्रकार के फल जो है हर ग्रह जिस राशि में गोचर करेगा वो आपको अवश्य देगा। उन आठों का फल कैसे देखा जाएगा, ये कक्षा द्वारा देखा जाता है और कक्षा को देखने का एक विधि पूर्वक नियम होता है। और इनको समझने के लिए मुझे पहले आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बतानी पड़ेंगी, फिर कक्षा को मैं आपको समझाऊंगा। तो ये अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों कक्षा को इतना महत्व दिया जाता है, और जिससे आप बिल्कुल महीने के महीने देख सकते हैं कि इस महीने में ये होने वाला है, इस महीने में ये होने वाला है। तो ये विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब गोचर के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा आज का विषय है। बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। इनके गोचर के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा जो फलित हैं इन्हीं ग्रहों से होता है दोस्तों। अब एक छोटा सा एक उदाहरण जो है ले लेते हैं। मान लीजिए बृहस्पति देव गोचर में घूमते घूमते आपकी कुंडली में शुक्र देव जहाँ पे विराजमान है वहाँ पर आ जाते हैं। ये आपको चंद्र कुंडली से देखना है दोस्तों। मैं फिर से बहुत आराम से दोबारा बता रहा हूँ, गोचर चंद्र कुंडली से ही आपको लगाना है। लगन कुंडली से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली से ज़्यादा सटीक जो है इसका परिणाम मिलता है। तो गोचर में बृहस्पति देव आ जाते हैं आपके शुक्र देव के ऊपर, यानी शुक्र देव के ऊपर से वो गोचर करेंगे तो बहुत से फलित आप कर सकते हैं। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और बृहस्पति देव आ गए आपके शुक्र देव के ऊपर और दशा महादशा 7वें घर से संबंध बना रही है, या लगन कुंडली में या नवमांश कुंडली में या 7वें भाव से कुछ संबंध बन रहा है महादशा या अंतरदशा का, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, विवाह का समय आ चुका है। जो लोग अभी यंग हैं, 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, कुछ ऐसी जगह पे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं जहाँ पे आपके साथ कन्याएं भी रहती हैं और आपकी कुंडली में बृहस्पति के शुक्रदेव जो हैं, शुक्रदेव के ऊपर बृहस्पति गोचर में आ जाते हैं, तो आप अपनी जो कुंडली है उसको खोल के देख लीजिए। उस समय में आपका लव अफेयर 101% हो जाएगा, या किसी ऐसी कन्या की तरफ आपका अट्रैक्शन हो जाएगा और धीरे धीरे वो अट्रैक्शन जो है दोस्ती में बदल जाएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कोई उसकी छोटी बहन है, उसका विवाह नहीं हो रहा है और उनकी कुंडली में अगर शुक्रदेव के ऊपर बृहस्पति आ जाते हैं और वो पहले से ही शादीशुदा हैं, तो आपके घर में आपकी कोई कज़न, आपकी कोई छोटी बहन, उनका विवाह हो सकता है। बृहस्पति के ऊपर, शुक्रदेव के ऊपर जब बृहस्पति गोचर करते हैं तो घर में कुछ किसी तरह का समारोह भी होता है दोस्तों। कोई आपके घर फंक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये जो गोचर है बहुत से शुभ कार्यों की तरफ संकेत करता है, धन लक्ष्मी को भी संकेत करता है। और अगर आपकी दशा जो है कारक ग्रहों की चल रही है तो फिर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये एक नियम है। इसी तरह से बृहस्पति देव जब अलग अलग ग्रहों के ऊपर से गोचर करेंगे तो जो ग्रहों के कारकत्व होते हैं उनसे पहले आपको फलित करना है। बुध देव के ऊपर से गोचर करेंगे तो बुध देव जो हैं विद्या कारक हैं, व्यापार के स्वामी हैं, इंटेलिजेंस के स्वामी हैं। जो लोग कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका समय आ गया है एग्ज़ाम्स देने का, बृहस्पति देव आपके आ गए बुध देव के ऊपर, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे। तो और बहुत सी ऐसे जो फलित हैं वो आप कर सकते हैं। बृहस्पति स्वयं जब बृहस्पति के ऊपर ही आ जाते हैं कुंडली में, तो ये जो समय होता है आपके जीवन में हमेशा एक ऐसी घटना लाएगा जो सदैव आपको याद रहेगी। वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये घटना शुभ ही रहती है दोस्तों। जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है, बृहस्पति देव आपके
जन्म कुंडली के बृहस्पति देव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो उस समय में संतान उत्पत्ति हो सकती है, आपके बड़े भाई को कुछ लाभ हो सकता है। तो जिन चीज़ों के वो कारकत्व होंगे ग्रह, उनसे संबंधित आपको फल मिलेगा। सूर्य देव के ऊपर अगर बृहस्पति देव आ गए तो आपके पिता को लाभ हो सकता है, आपकी स्वयं तरक्की हो सकती है, ऊंची पदवी आपको मिल सकती है। ऐसा क्यों? सूर्य जो है ऊंची पदवी के कारक माने गए हैं दोस्तों, अथॉरिटी के कारक हैं। इसी तरह से मंगल के ऊपर जब गोचर करेगा तो आप स्वयं उसका फलित कर सकते हैं कि जब मंगल के ऊपर से बृहस्पति देव जाते हैं तो किस तरह के प्रभाव जो है आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जिस चीज़ के वो कारकत्व हैं उन चीज़ों से आपको लाभ होगा। मकान बना सकते हैं अब उस समय में, किसी तरह से आपके छोटे जो अनिज होंगे उनको लाभ हो सकता है। तो इसी तरह से हर ग्रह का गोचर कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता है। जैसे बृहस्पति देव का मैंने बता दिया, इसी तरह से शनि देव भी कुंडली में आपके किसी न किसी ग्रह के ऊपर से कभी ना कभी ज़रूर गोचर करेंगे। और एक समय आता है जब वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, तो उन 2.5 सालों में 8 तरह का वो आपको फल देंगे। और वो फल कैसे होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बृहस्पति देव ज़्यादातर शुभ कार्य करते हैं, लेकिन शनि देव जो हैं दोस्तों आपको चीज़ों में बांध देते हैं, एक दायरा जो है वो तय कर देते हैं। उस दायरे के बाहर फिर आप नहीं जा सकते, उसी दायरे के अंदर रह के आपको काम करना पड़ता है। और शनि देव जो हैं दोस्तों न्याय के भी कारक हैं, दुख के भी कारक हैं। तो किसी भी ग्रह के ऊपर जब शनि देव का गोचर होता है, बहुत ध्यान से आपको उन चीज़ों को देखना है और फलित करना है। अब दूसरा नियम इसमें क्या होता है, देखिए ये बहुत विस्तार का जो है एक विषय है कि एक एक ग्रह के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया है। कोई भी ग्रह जब किसी ग्रह के ऊपर से गोचर करता है तो उसका कुछ ना कुछ फलित जो है अवश्य होता है दोस्तों। समय मिलेगा तो आपको एक एक करके ये नोट्स जो है मैं लिखवा दूंगा कि हर ग्रह जब दूसरे ग्रह के ऊपर से गोचर करेगा तो उसका क्या प्रभाव होता है। बाकी आप अपने मन से अपनी जो एजुकेशन है उसके बल पर और उसको विस्तार पूर्वक जो है फलित कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा नियम क्या है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। कोई भी ग्रह जब गोचर में किसी भी भाव में आपके आता है तो वो सप्तम दृष्टि आपके बिल्कुल सामने वाले भाव में डालेगा। मान लीजिए एक उदाहरण मैं यहाँ पे लेता हूँ। बृहस्पति देव आपके चंद्र कुंडली में मकर राशि में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल सामने जो है कर्क राशि में दृष्टि डालेंगे, जो कि 7वां भाव होगा। और क्या होगा, 4 नंबर राशि जो है वो जागृत हो जाती है। तो 4 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव बनेंगे। तो आपको लगन कुंडली में देखना है कि चंद्रदेव किस भाव के मालिक हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ये गूढ़ रहस्य है ज्योतिष का। मान लीजिए बृहस्पति देव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो दृष्टि जो उनकी पड़ेगी सीधा मिथुन राशि पे पड़ने वाली है चंद्र कुंडली के हिसाब से। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। तो आपको राशि कुंडली में देखना है बुध देव किस भाव के स्वामी हैं। जिस भी भाव के बुध देव राशि कुंडली में स्वामी होंगे उससे जो संबंधित फल आपको मिलेंगे दोस्तों। तो ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। जब भी गोचर में बृहस्पति देव और शनि देव एक ही राशि में आ जाते हैं तो आप अपनी जन्म पत्रिकाएं खोल कर देख लीजिए। वो जो समय होगा हर व्यक्ति के जीवन में एक नई घटना को जन्म देता है दोस्तों। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग भी हो जाती है अगर आपकी दशा अंतर्दशा वैसी चल रही है। तो ये दोनों मिलकर सामने वाले भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो हर व्यक्ति के लिए ये जो एक दृष्टि का असर है गोचर का, सबके लिए ये अलग अलग होगा क्योंकि सबकी दशा अलग अलग होगी, अंतर्दशा अलग होगी। हर व्यक्ति मान लीजिए धनु राशि में गुरुदेव और शनिदेव आ गए तो ये बुध
यहाँ पे 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो हर व्यक्ति की कुंडली में बुध देव जो हैं राशि कुंडली में कहीं ना कहीं किसी भाव के अलग से मालिक होंगे, कहीं जाके बैठे होंगे, कोई और उन पे दृष्टि डाल रहा होगा, किसी दूसरे ग्रह से उनका संबंध होगा, युति होगी। तो वो जो है हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग अलग प्रभाव लेके आता है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि जब गोचर बदलता है हर व्यक्ति के लिए उसका अलग परिणाम होता है। ऐसा नहीं कि बृहस्पति देव मीन राशि में आ गए तो जितने भी मीन राशि के व्यक्ति हैं सबके लिए एक जैसा प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है। ये निर्भर करता है कि जन्म कुंडली में वो जो ग्रह है उसका क्या कारकत्व है कुंडली में। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बृहस्पति देव शनि देव की गोचर में एक राशि में युति, कुछ जीवन में नया बदलाव होने वाला है दोस्तों। अब मान लीजिए बृहस्पति देव और शनि देव दोनों एक ही राशि में हैं और बिल्कुल सामने वाले भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे आपको दृष्टि जो है सिर्फ पूर्ण दृष्टि लेनी है। ये बहुत ही एक आवश्यक नियम है दोस्तों, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। पूर्ण दृष्टि बिल्कुल 180 डिग्रीज वाली जो बिल्कुल उसके सामने पड़ती है, और उस समय अगर उस जगह पे कोई ग्रह होगा, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण में लिखा है बृहस्पति देव शनि देव मिलकर दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ मंगल देव विराजमान है, तो ऐसे संदर्भ में क्या होता है, मंगल देव यहाँ जागृत हो जाते हैं दोस्तों। अब मंगल देव अपना फल देंगे। फल किसका देंगे? राशि कुंडली में मंगल देव जिस भाव के स्वामी होंगे। अगर चंद्र कुंडली और लगन कुंडली एक ही होती है तो जिस भाव के मंगल देव स्वामी होंगे उसका जो है फलित आपको मिलेगा। लेकिन अगर राशि कुंडली चंद्र कुंडली अलग अलग है तो मंगल देव राशि कुंडली में जहाँ भी होंगे उसका फल मिलेगा। किसी दूसरे ग्रह से अगर वो संबंध बनाएंगे, अब संबंध कैसे बनता है, मान लीजिए राशि कुंडली में मंगल देव की राशि में बृहस्पति विराजमान है और गोचर में चंद्र कुंडली में बृहस्पति देव और शनि देव ने मंगल देव को जागृत कर दिया है, तो जागृत होने की वजह से मंगल देव के घर में जो बृहस्पति बैठे हैं वो भी जागृत हो जाएंगे और अपना जो है फलित करेंगे दोस्तों। अब फलित कैसे करना है ये आने वाले वीडियोस में और आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप इतना बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी ग्रह गोचर करते हैं सबके जीवन में अलग अलग घटनाएं होती हैं। हर राशि वालों के लिए कुछ ना कुछ गोचर जो है अच्छा या बुरा फल लेकर अवश्य आता है। तो 4 ग्रह इसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं, शनिदेव, गुरुदेव, राहुदेव और केतुदेव। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक और नियम बताने जा रहा हूँ, वो है डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का मतलब होता है जब बृहस्पति देव और शनि देव एक साथ मिलकर किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बृहस्पति देव शनि देव एक ही राशि में हो, वो अलग अलग राशियों में बैठकर भी किसी एक भाव को जब देख लेते हैं। मान लीजिए किसी भी भाव पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं गोचर में, तो वो जो भाव है जहाँ शनिदेव विराजमान होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि वहाँ पड़ जाएगी, उस भाव में वो जो भाव है वो जागृत हो जाता है। वो भाव आपको फिर देखना है आपकी लगन कुंडली में कौन सा भाव है, उसी के संदर्भ में आपको फलित मिलेगा। तो ये इसको डबल ट्रांजिट कहा जाता है। कोई भी गोचर का फल जब तक शनिदेव और बृहस्पति देव आपको आज्ञा नहीं देंगे दोस्तों, वो फल आपको नहीं मिल सकता है। अगर आपका विवाह होना है तो बृहस्पति देव को भी आज्ञा देनी पड़ेगी, शनि देव को भी आज्ञा देनी पड़ेगी। किसको? आपके सप्तम भाव को, आपके सप्तमेश को, या नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव होगा उसको, या नवांश कुंडली के जो सप्तमेश बनेंगे उसको, या एक ग्रह सप्तम भाव को
या सप्तमेश को जागृत करेगा, तो दूसरा ग्रह लगन या लग्नेश को जागृत करेगा। तो ये बहुत ध्यान से आपको फलित करना है। गोचर का फल तभी मिलता है जब शनिदेव और गुरुदेव एक साथ मिलके किसी भी भाव को जागृत कर देते हैं, तो उसके संदर्भ में फिर आपको परिणाम जो हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो अगली वीडियो में विस्तार में 8 फल कैसे ग्रह देते हैं, कक्षाओं का क्या उसमें महत्व होता है, उसमें प्रस्थाष्टक वर्ग हमको बनाना पड़ता है, कैसे सब वो बनता है, पूरी जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।